तो लास्ट क्लास में हमने बात करी थी कैसे एरर्स को कैलकुलेट करेंगे। देन हमने बात करी कि सिग्निफिकेंट नंबर्स क्या होते हैं और कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। देन हमने बात करी राउंडिंग ऑफ की, राउंड ऑफ कैसे किया जाएगा। सिग्निफिकेंट नंबर्स का या लीस्ट काउंट का एक तरीका ये होता है कि जो हमने बात करी थी कि जो इंस्ट्रूमेंट आप यूज कर रहे हैं वो मिनिमम कितना कैलकुलेशन कर सकता है। जैसे कि स्केल आप अगर यूज करते हैं तो उस पर मिनिमम जो मार्क है वो 1 mm का है, तो लीस्ट काउंट इज 1 mm। तो ये सारी चीजें अपन ने बात कर ली थी, राउंड ऑफ तक बात कर ली थी। आज सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड एक छोटी सी पॉइंट है वो रह रहा है। इसके बाद अपन शुरू करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। पॉइंट क्या है कि जब आपके सामने एडिशन, सब्ट्रैक्शन या प्रोडक्ट या डिवीजन होगा तो सिग्निफिकेंट नंबर्स के तौर पे आप कैसे उसमें आंसर लिखेंगे, ये आपका एक छोटा सा इसमें पॉइंट है। तो जैसे आपको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है, जैसा कि आपको दिखा रखा है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन के टाइम पे सिग्निफिकेंट नंबर्स के साथ अपने को आंसर देना है अगर, तो कैसे दिया जाए। तो एक लिखा है द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन as many decimal places as there are in the number with the smallest number of decimal places। क्या बोला है यहाँ पे, कितना इसमें लास्ट में डेसिमल पॉइंट होने चाहिए, जितने किसी भी नंबर में से जिन जिनको ऐड करना है। जैसे इन तीनों को ऐड किया, इन तीनों में डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स हैं जिसमें लोएस्ट हैं उतने होने चाहिए। जैसे यहाँ डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, यहाँ डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 डिजिट है। तो अपने को जो फाइनल आंसर लिखना है उसमें डेसिमल के बाद 1 डिजिट तक ही आंसर लिखना है, ये इसका लॉजिक है। तो जैसे यहाँ पे आपने इनको ऐड अगर किया है तो आप अगर सीधा सीधा ऐड करेंगे तो 6 and 0 ये हो जाएगा आपका, 6 लास्ट में आ जाएगा, फिर 4 and 8 2 कैरी हो गया 1, देन 0 and 7 कैरी 1 और यहाँ पे 1 है तो टोटल 9 एंड देन इधर से ऐड करेंगे तो टोटल 6। तो आप अगर इनको ऐसे ऐड करेंगे तो 6.926 बनेगा, लेकिन इसको लिखने का जो तरीका होना चाहिए वो सिग्निफिकेंट फिगर्स के हिसाब से कैसा होना चाहिए कि द लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, यहाँ पे 1 है तो इसमें भी लिखेंगे 6.9 राउंड ऑफ करके। रिमेंबर राउंडिंग ऑफ कैसे करते थे, यहाँ पे अगर होता 6.962 तो इसका राउंडिंग ऑफ होता 7। क्यों हो जाता है ऐसा, क्योंकि देखिए ये आप हटाते हैं यहाँ से, इसको हटाते, दिस इज मोर देन 50 तो यहाँ पे एक इंक्रीज करते, 0.9 में एक इंक्रीज करोगे तो 1 हो जाएगा, तो इसका राउंड ऑफ हो जाता है 7, तो इसको लिखते हैं 7.0। इस तरीके से इसको लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिए इस बात का। खैर, तो 1 डिजिट तक अपने को लिखना होता है, ये इसका रूल है। सिमिलरली कोई अगर सब्ट्रैक्शन है तब भी वैसे ही करना है। सब्ट्रैक्शन करना आता है ना आप लोगों को पॉइंट्स वाले, कैसे करेंगे, 0.637 यहाँ पे लिखा है 2.42 तो यहाँ लिखा सकता है 0 तो इधर बचा 7, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ पे 10, 10.217। फिर से ये देखना होगा कि डेसिमल के बाद मिनिमम कहाँ पे है, यहाँ 3 है और यहाँ 2 है तो आंसर में 2 होने चाहिए। सो आप इसको राउंड ऑफ करके लिखेंगे, 10.217 को राउंड ऑफ करेंगे, मतलब आपको 7 को ड्रॉप करना है। 7 इज मोर देन 5 तो आगे एक इंक्रीज करना पड़ेगा, सो आंसर शुड बी 10.22। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अगर प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है तो कैसे करेंगे। तो इसका जो रूल है वो ये है कि the final result should retain as many significant figures as there are in the original number with smallest number of significant figures। क्या बात हो गई यहाँ पे, यहाँ पे आपको नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स देखने हैं। सम और सब्ट्रैक्शन में, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आपने क्या देखा, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आपने ये देखा, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, मिनिमम जितने हैं उतने अपने फाइनल आंसर में लिख लिए। प्रोडक्ट या डिवीजन में क्या देखना है, टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, वो जो मिनिमम है वो आप फाइनल आंसर में बताएंगे। जैसे यहाँ पे अगर बात करें हम, इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करके फाइनल रिजल्ट आपका बनता है ये। लेकिन आपने यहाँ देखा कि टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट्स 3 हैं, यहाँ पे 4 हैं, मिनिमम इज 3 तो फाइनल आंसर में 3 ही रिफ्लेक्ट होने चाहिए, तो आपको इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा टू द मिनिमम। तो राउंड ऑफ करेंगे तो 3 डिजिट तक करना है, इसका मतलब आपको इन तीनों को हटाना पड़ेगा। और ये 312 जो हटाया ये इज मोर देन इज लेस देन 500 तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं,
लेस देन 500 में इसको सीधा सीधा हटा सकते हैं, सीधा सीधा 44.4 इज योर आंसर। ऐसे ही अगर आप डिवाइड करते, इससे इसको डिवाइड किया, तो यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं, यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट नंबर्स से फाइनल आंसर में 2 ही आने चाहिए मिनिमम सिग्निफिकेंट नंबर्स। तो इसको डिवाइड किया है तो 30.6 मिला। इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में, मतलब इतना ही आना चाहिए। राउंड ऑफ करना पड़ेगा, 6 को आप ड्रॉप कर रहे हैं, 6 इज मोर देन 5, तो इससे पहले वाले में एक इंक्रीज होना चाहिए, सो दिस विल बी 31। ये तरीका होता है सिग्निफिकेंट नंबर्स का और राउंड ऑफ करके इनको यूज करने का। ठीक है, तो यहाँ तक अपनी सारी बातें खत्म होती हैं सिग्निफिकेंट नंबर से रिलेटेड और राउंडिंग ऑफ से रिलेटेड, वो सारी चीजें यहाँ पे खत्म हुई, एरर एनालिसिस वाली सारी बातें। इस टॉपिक का जो एक लास्ट या इस चैप्टर का एक जो लास्ट टॉपिक हमारे पास बचा हुआ है वो है डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस पे क्वेश्चंस कई बार जेईई और नीट में गुड सेट में पूछ ले जाते हैं। ऐसे बस बहुत आसान अगर क्वेश्चन कोई पूछना होगा तो आपसे उठा के दे देंगे कि एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसके डायमेंशंस बताइए। जैसे मान लीजिए कैपेसिटेंस की डायमेंशंस बताइए। हालांकि अभी आपको नहीं पता कैपेसिटेंस क्या होता है, क्या इसके डायमेंशंस है, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कई बार। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत आसान सा टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा आसान सा टॉपिक है। तो ये पेपर जल्दी से इसको देख लेते हैं। ओके, सो आपने ये बात तो देख ली थी कि यूनिट्स जो थी वो 7 फंडामेंटल यूनिट्स थी, और उन फंडामेंटल यूनिट्स से मिलकर जो यूनिट्स बनती थी उनको डिराइव्ड यूनिट्स कहते थे, है ना। तो उन 7 यूनिट्स से आपने जो यूनिट्स बनाई वो हो गए डिराइव्ड यूनिट्स, और उसमें आपने देखा कि हर एक फंडामेंटल यूनिट से आप कोई ना कोई नई डिराइव्ड यूनिट्स बना पा रहे थे। सिमिलरली डायमेंशंस का तरीका क्या है, यहाँ पे हम इन क्वांटिटीज को विच कैन बी एक्सप्रेस्ड, जो सारी क्वांटिटीज हैं, मास, टाइम, लेंथ, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ऐसे जितनी भी वेलोसिटीज हैं, इन सब को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एम, एल और टी में। ये एम एल टी क्या है, एम डिनोट्स मास, एल डिनोट्स लेंथ एंड टी डिनोट्स टाइम। इन एम एल टी में हम उन सारी क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं वो भी आगे देख लेंगे। तो डायमेंशंस का मतलब क्या हुआ, डायमेंशन ऑफ एन फिजिकल क्वांटिटी कैन बी डिफाइंड एज any physical quantity which is expressed in terms of base quantities, मतलब fundamental quantities whose exponent यानी power represents the dimension of the physical quantity। जैसे इसका सीधा सीधा अगर मैं मतलब बताऊं तो देखिए, एरिया को आप क्या लिख सकते हैं, एरिया की यूनिट आपने लिखी थी मीटर स्क्वायर, दिस वाज द यूनिट ऑफ एरिया। मीटर इज अ लेंथ, तो मैं जहां भी लेंथ की बात आएगी मैं एल लिख लूंगा, एंड दिस सॉरी जहां भी लेंथ की बात आएगी मैं इसको एल लिख लूंगा, और इसकी जो पावर है वो एल स्क्वायर हो जाएगी, तो एल पावर 2 इसको बोलेंगे L2। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ एरिया। जब भी डायमेंशन लिखे जाएंगे इस बड़े ब्रैकेट में लिखे जाएंगे। ऐसे आपको अगर वेलोसिटी की डायमेंशन लिखनी होती है, लेट्स से वेलोसिटी लिखना होता, तो आपने लिखा था वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट अ लेंथ, तो ये हो गया एल, टी इज टाइम, तो वेलोसिटी की डायमेंशन क्या हो गई, ये हो गई एल टी माइनस 1। तो डायमेंशंस आर बेसिकली ये जो पावर्स इसकी आ रही हैं इसे डायमेंशंस कहते हैं, कि लेंथ पावर 1, टी पावर -1, दीज आर द डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी। और ये जो कंप्लीट चीज बनी, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी। तो बहुत अपने को डिटेल में नहीं जाना कि डायमेंशन क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, बेसिकली आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि इसको लिखना कैसे है। एरिया या कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी आप उठाएंगे, उसको लिखने का तरीका क्या होगा, उसका फॉर्मूला अगर आपको पता है फॉर्मूला लिख लीजिए, उसमें बेस क्वांटिटीज में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए, फंडामेंटल क्वांटिटीज लेंथ, टाइम, मास, इसमें कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए, और उसके बाद जिसकी जो भी पावर आ रही है वो लगा के लिख लीजिए। जैसे आगे और अपन क्वांटिटीज देखेंगे आपको और बातें इसमें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज जो है उसको अपन एम, एल और टी के रूप में अपन लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे लेंथ अगर लिखना है तो लेंथ के लिए मैं क्या लिखूंगा, मास का उसमें कोई काम नहीं है, टाइम का उसमें कोई काम नहीं है, वहां पे सिर्फ एल आएगा, तो एल पावर 1 इज द डायमेंशनल फॉर्मूला। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं M0L LT0, या सिर्फ एल लिखेंगे तब भी चलेगा। जैसे एरिया तो लेंथ का स्क्वायर, तो L2, ये आपने लिख लिया। मास और टाइम का जो पावर्स हैं वो 0 0 हो गई, तो चाहे आप इसको ऐसे लिखिए चाहे सिर्फ ऐसे लिखिए, एक ही बात है। सिमिलरली वॉल्यूम,
लेंथ क्यूब तो एल क्यूब हो जाएगा, ये बाकी दोनों जीरो, एल क्यूब लिख सकते हैं। और क्वांटिटीज अगर देखें, जो भी प्योर नंबर्स हैं, जैसे टू, टू इज अ प्योर नंबर। नंबर्स की कभी कोई डायमेंशंस नहीं होती, क्योंकि नंबर्स आर यूनिटलेस या डायमेंशनलेस। तो नंबर्स जो हैं उनकी कोई यूनिट नहीं है, उनकी कोई डायमेंशंस नहीं है, आप उनको मास, लेंथ या टाइम के रूप में नहीं बता सकते, इसलिए उनको कहते हैं डायमेंशनलेस। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनकी डायमेंशंस ना हो, दोज क्वांटिटीज आर डायमेंशनलेस क्वांटिटीज। तो वैसे एग्जांपल्स अपन देखते हैं। जैसे स्पीड को आपको लिखना है, स्पीड इज डिस्टेंस बाय टाइम। सिमिलरली वेलोसिटी इज आल्सो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। दिस इज डिस्टेंस, दिस इज वेलोसिटी, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। पर है तो दोनों लेंथ ही। तो लेंथ बाय टाइम, लेंथ बाय टाइम यहाँ भी आया, दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम आया, देखिए। ऐसे ही दोनों की यूनिट्स भी सेम आएगी, ये भी मीटर पर सेकंड आएगा, ये भी मीटर पर सेकंड आएगा। तो मीटर से हम आराम से डायमेंशनल फॉर्मूला बना सकते हैं, तो डायमेंशनल फॉर्मूला दोनों पे सेम आए। इसका मतलब ये कि ये एक स्केलर क्वांटिटी थी स्पीड, ये एक वेक्टर क्वांटिटी थी वेलोसिटी, लेकिन तब भी इनके डायमेंशनल फॉर्मूला सेम आए। तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि वेक्टर का अलग आएगा, स्केलर का अलग आएगा। ओनली डिपेंड्स ऑन द फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा, एक्सेलरेशन की बात करें तो क्या लिखोगे? एक्सेलरेशन क्या आप लिखेंगे? वेलोसिटी पर टाइम, पर यूनिट टाइम, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यही होता है। वेलोसिटी का आपने अभी लिखा, देखिए एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन, यहाँ वेलोसिटी लिख लिया। टाइम इज टी, ये टी ऊपर जाके हो जाएगा एल टी माइनस टू। सो दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन, एल टी माइनस टू। अब सिमिलरली ये देखिए लीनियर मोमेंटम का। लीनियर मोमेंटम आपने पढ़ा हुआ है, लीनियर मोमेंटम को लिखा जाता है मोमेंटम इक्वल टू एम इंटू वी से, मास इंटू वेलोसिटी से। तो इसके लिए क्या हो जाएगा देखें, तो मास इंटू वेलोसिटी, मास का हो गया एम, वेलोसिटी का एल टी माइनस वन, तो एम एल टी माइनस वन। ये आपने यहाँ लिख लिया, देखिए वेलोसिटी था ना एल टी माइनस वन, यहाँ आपने अभी देखा था वेलोसिटी इज एल, वेलोसिटी इज एल टी माइनस वन। तो ये आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। सिमिलरली फोर्स की अगर बात करनी है, फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का हो गया एम, एक्सेलरेशन आपने अभी कैलकुलेट किया था एल टी माइनस टू, यहाँ पुट कर दिया, सो दिस इज एम एल टी माइनस टू। और आगे आप जाके पढ़ेंगे, या आपने पढ़ा भी था न्यूटन सेकंड लॉ, जब आप 9th क्लास में थे तो आपने न्यूटन सेकंड लॉ की बात करी थी। उसमें क्या बोला था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड इज फोर्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। कोई बात नहीं, अभी याद नहीं आ रहा हो तो अपन आज अभी फिर से आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू फोर्स। तो रेट ऑफ चेंज क्या होती है? टाइम के साथ इसको डिवाइड कर देना, तो मोमेंटम बाय टाइम विल गिव यू फोर्स। और देखो यहाँ से बात समझ में भी आ रही है, मोमेंटम तुमने ये निकाला, फोर्स तुमने ये निकाला, दोनों का रिलेशन देखो, तो अगर मैं इसमें एक टाइम डिवाइड कर दूं तो मुझे ये चीज मिल जाएगी। यस, सो मोमेंटम बाय टाइम कैन आल्सो बी रिटन एज फोर्स। तो इस टाइप से अगर आपको जो भी फॉर्मूलाज पता है जिस भी फिजिकल क्वांटिटी का, उसे आप आसानी से डायमेंशंस बना सकते हैं। अब ये जो आपने डायमेंशंस बताई हैं, ये किसी भी टाइप के फोर्स के लिए वैलिड है। मतलब ऐसा नहीं है कि ग्रेविटेशनल फोर्स का डायमेंशंस कुछ और होंगी और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की या स्प्रिंग फोर्स के डायमेंशंस कुछ और होंगे, ऐसा नहीं। फोर्स इज अ फोर्स, अब वो चाहे किसी भी टाइप का हो। एक्सेलरेशन इज एक्सेलरेशन, अब वो चाहे किसी ने फोर्स लगा के दिया है, ग्रेविटी का एक्सेलरेशन है, किसी भी वजह से एक्सेलरेशन वहां पे है, डायमेंशंस आर सेम। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, उसके डायमेंशंस हमेशा सेम रहने वाली है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि दो फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन सेम हो जाए, वो हम आगे देखते हैं कि कौन कौन सी की सेम हो सकती है। ऐसे ही एक क्वांटिटी आती है इम्पल्स। इम्पल्स इज फोर्स इनटू टाइम। आपने नहीं पढ़ा होगा, हम आगे जाके पढ़ेंगे इसे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इम्पल्स इज फोर्स इनटू टाइम। तो फोर्स आपने अभी लिखा, देखिए यहाँ पे एम एल टी माइनस टू, इंटू टाइम कर देता हूँ तो एम एल टी माइनस वन हो गया। अब ध्यान से देखो, तो ये मोमेंटम की भी यही आई थी, लीनियर मोमेंटम या मोमेंटम की भी एम एल टी माइनस वन थी, इम्पल्स की भी एम एल टी माइनस वन है। तो यस, डायमेंशंस कैन बी सेम फॉर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे एक टर्म आती है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन किया जाता है आर क्रॉस पी से। आर क्या है? पोजीशन वेक्टर। पी इज लीनियर मोमेंटम। तो ये पोजीशन वेक्टर मतलब दिस इज डिस्टेंस, दिस इज मोमेंटम। अब मोमेंटम का तो ये रहा एम एल टी माइनस वन, इंटू डिस्टेंस करना है तो एक एल पे स्क्वायर हो गया, एम एल टू माइनस वन हो गया, एम एल टू टी माइनस वन हो गया।
तो आपको जैसे जैसे फॉर्मूलाज याद होते जाएंगे वैसे वैसे आप डायमेंशंस बनाना आसानी से सीखते जाएंगे। तो इसलिए ये वाला जो पार्ट है ये मैं आपको अभी नहीं कह रहा कि आपको हर एक डायमेंशन आनी चाहिए, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि आपको फॉर्मूलाज याद नहीं है। पर हमें जो जो मैकेनिक्स वाले फॉर्मूलाज याद है, जो हमने बचपन से पढ़ते आए हैं, मतलब 9th 10th में पढ़े हैं, वो जरूर आपको याद होने चाहिए, उनके डायमेंशन जरूर आपको पता होने चाहिए। ठीक है। ऐसे वर्क डन, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स mlt, ml2, फोर्स का हो गया mlt-2 इंटू डिस्प्लेसमेंट इज लेंथ, तो ये बन गया ml2t-2। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी देखो, हाफ mv स्क्वायर फॉर्मूला तुम्हें पता है, हाफ इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, उसको हटा दो। मास m हो गया v lt-1 मीटर पर सेकंड, lt-1 का स्क्वायर कितना हो गया ml2t-2। यहाँ से भी कितना आया था ml2t-2। देखो ध्यान से, दोनों सेम आ रहे हैं फिर से, वर्क डन की और काइनेटिक एनर्जी की सेम आ गई डायमेंशंस। ऐसे पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशन लिखोगे आप mgh से, तो m मास, g इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के लिए होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर lt-2 इंटू h इज हाइट, ये हो गया अगेन ml2t-2। देखिए इसकी भी सेम आ गई। तो पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन, ये सारी सेम डायमेंशंस आपको दे रहे हैं। तो दिस इज ऑलवेज पॉसिबल कि आप सेम डायमेंशंस दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज की निकाल लें, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। अब पर एनर्जी की बात है, तो एनर्जी अब वो चाहे काइनेटिक हो, पोटेंशियल हो, स्प्रिंग हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी हो, एटॉमिक एनर्जी हो, कोई सी भी एनर्जी हो, एनर्जी इज एनर्जी। तो एनर्जी की डायमेंशन हमेशा सेम आनी चाहिए और आई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है। ऐसे एक आता है मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट होता है आर क्रॉस एफ। आर क्रॉस एफ बोले तो डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन वेक्टर होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्रॉस फोर्स ऐसा लिखा जा सकता है। डिस्प्लेसमेंट लेंथ हो गया, फोर्स आपने लिख लिया mlt-2, अब तो याद हो जाना चाहिए फोर्स की एक डायमेंशन है mlt-2, कितना हो गया ये ml2t-2। दिस इज अगेन सेम एज एनर्जी जो अभी हम ऊपर देख रहे थे, ml2t-2, ml2t-2। ठीक है, तो टॉर्क की भी सेम होगी। तो dimensions of torque and dimensions of energy are identical, but they are different physical quantities. तो ये बात ध्यान रखनी है। Further, one of them is a scalar, energy is scalar quantity है, जबकि torque एक vector quantity है। This means that dimensionally same physical quantities need not to be same physical. डायमेंशनली जो सेम फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो जरूरी नहीं है कि एक्चुअली सेम फिजिकल क्वांटिटीज हो, वो डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ तक की बात है डायमेंशंस की आपकी। इससे रिलेटेड कुछ एप्लीकेशंस हैं वो अभी अपन देखने वाले हैं। अच्छा, ये एक छोटा सा पैराग्राफ है, आप जल्दी से इसको पढ़ लीजिए। इसमें 2-3 जगह जो डायमेंशंस आप अलग अलग यूज करते हैं उसका डिफरेंस आपको बता रखा है। एक डायमेंशन आप यूज करते हो 1D 2D 3D, वो भी 3 डायमेंशन 2 डायमेंशन, वो क्या है, वो अलग चीज है। यहाँ हम जो डायमेंशन पढ़ रहे हैं वो क्या है, ये अलग चीज है। तीन जगह यहाँ डायमेंशन वर्ड यूज किया गया है। डायमेंशन ऑफ एनर्जी, ये रिलेट कर रहा है जो अभी हमने देखी, डायमेंशंस कैसे निकालते हैं एम एल और टी के टर्म्स में, वो हो गया डायमेंशंस। एक होता है मोशन इन वन डायमेंशन, यहाँ जो डायमेंशन वर्ड हो रहा है ये यूज हो रहा है डायरेक्शन के लिए। और तीसरा जो है डायमेंशन ऑफ एटम, वो हो रहा है उसकी साइज के लिए, उसके डायमेंशंस क्या है, मतलब उसकी साइज क्या है। तो ऐसे डायमेंशन वर्ड जो है वो एक कॉमन वर्ड है, वो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज हो सकता है, लेकिन हम किस कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हैं वो आपको समझना होगा और उसके हिसाब से आपको वो वर्ड यूज करना होगा। चलिए, दूसरी बात जो है लिखी गई, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो सारे डायमेंशन लेस होते हैं। ऐसा क्यों? तो बड़ी आसान सी बात है। ट्रिग्नोमेट्री में आप एक ट्राइंगल बना रहे हैं, लेट्स से दिस इज 3 4 5, ऐसा एक ट्राइंगल है, ये थीटा है, आपको बोला जाए बताइए टेन थीटा कितना होगा, तो आप लिखेंगे 3/4। तो अगर मान लीजिए एक ट्राइंगल बनाया जिसमें 3 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर से, तो आपने बेसिकली किया क्या, ये भी तो एक लेंथ है और ये भी एक लेंथ है, आपने लेंथ को लेंथ से डिवाइड कर दिया,
तो यूनिट्स तो कैंसिल हो गई। जब लेंथ को लेंथ से डिवाइड कर दिया, एल बाई एल कर दिया, तो बचा क्या, एल पावर जीरो, एंड पावर जीरो इज डायमेंशनलेस। तो जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो सारे डायमेंशनलेस क्वांटिटीज होती हैं, इस बात का ध्यान रखना है। जो एंगल है वो भी डायमेंशनलेस होता है, इस बात का भी ध्यान रखना है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जैसे e की पावर x वाले फंक्शंस हो गए, या log वाले फंक्शन ln x या log x वाले फंक्शन हो गए, ये सारे डायमेंशनलेस फंक्शन है। इसके अंदर जो e की पावर x में x है वो भी डायमेंशनलेस होना चाहिए, ln x में जो x है वो भी डायमेंशनलेस होना चाहिए। कोई सीरीज एक्सपेंशन है इनफाइनाइट वाली, वो सारे डायमेंशनलेस क्वांटिटीज होना चाहिए। तो ये कुछ चीजें हैं जो अपने को ध्यान रखनी है, इससे अपन आगे जो एनालिसिस करने वाले हैं, जो अपन एप्लीकेशन इसके देखने वाले हैं, वो इजी रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ आपको पूरी टेबल दे रखी है। इस टेबल में बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज है, उनके फॉर्मूलाज है, और उन फॉर्मूला के बेस पे उनकी डायमेंशनल बना रखी है यहाँ पे। तो आप जल्दी से इस पे एक नजर मार लीजिए। बहुत सारे ऐसे होंगे जो आपने नहीं पढ़े होंगे, तो उनकी चिंता नहीं करनी है। जो पढ़े हैं उनको देखो और उसके हिसाब से फॉर्मूला आगे देखो। एरिया कैसे लिखेंगे, दो टाइप के लेंथ को आपने मल्टीप्लाई किया है, एक लेंथ है एक ब्रेड्थ है, बेसिकली है तो दोनों ही लेंथ, तो एल स्क्वायर यहाँ पे हो गया। वॉल्यूम, एरिया इंटू हाइट, एरिया में दो टाइप के लेंथ थी, एल स्क्वायर था, इसमें एक हाइट और मल्टीप्लाई कर दी है, एल क्यूब हो गया। डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, मास एम हो गया, वॉल्यूम अभी आपने कैलकुलेट किया ये, और डिवाइड में था तो पावर -3 हो गया, एम एल -3 हो गया। वेलोसिटी हम देख चुके, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, एक्सेलरेशन देख चुके, मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी देख चुके, फोर्स देख चुके, वर्क देख चुके। पावर होता है वर्क पर यूनिट टाइम, तो आपने जो वर्क की डायमेंशन निकाली है उसमें टाइम को डिवाइड कर दीजिए। तो ml2t-2 यहाँ था, अब ये -3 हो गया क्योंकि एक टाइम और डिवाइड कर दिया आपने। एनर्जी वर्क के इक्वल होती है, देख लिया था हमने। इम्पल्स फोर्स इनटू टाइम होता है, ये देख लिया था। रेडियस ऑफ जायरेशन, अब ये रेडियस है, बेसिकली रेडियस इज अ डिस्टेंस, तो ये सीधा सीधा एल के बराबर हो गया, इसमें कोई कहने वाली बात ही नहीं है। कोई भी रेडियस हो, है तो डिस्टेंस, किसी की भी रेडियस हो, चाहे रेडियस ऑफ सन ले लो, चाहे रेडियस ऑफ एन एटम ले लो, बात तो डिस्टेंस की कर रहा है, तो डिस्टेंस लेंथ के हिसाब से दिया जा सकता है। प्रेशर फॉर्मूला जानते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स की डायमेंशन लिखी है आपने, फोर्स की डायमेंशन थी ml(t-2), एरिया लिखी L2, तो यहाँ से आ गया ml-1t-2। ऐसे सरफेस टेंशन आप आगे पढ़ेंगे, वो होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो उसके हिसाब से ये आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी इज 1 बाय टाइम पीरियड, टाइम इज t, तो ये होगा t-1। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप आगे पढ़ेंगे, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। मोमेंट ऑफ फोर्स टॉर्क अभी हमने देखा, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर मोमेंटम, कोफिशिएंट्स, ये सारी चीजें हम आगे देखेंगे। तो ठीक है, इनमें बहुत ज्यादा अभी अपन नहीं चलते। एक बेसिक डेफिनेशन यहाँ देख लो चार्ज की। चार्ज होता है करंट इनटू टाइम। आप बेसिकली करंट को क्या डिफाइन करते हैं, चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम इज करंट, तो चार्ज हो जाएगा करंट इनटू टाइम। करंट को लिखा जाता है एम्पियर में ए से, इसकी डायमेंशन किससे लिखी जाती है, ए से। सो करंट की डायमेंशन इज ए, टाइम की टी, तो चार्ज बन जाएगा ए इंटू टी। ऐसे टेम्परेचर के लिए जब लिखना होता है तो टेम्परेचर के लिए लिखा जाता है के, के इज फॉर टेम्परेचर। कई बार थीटा भी लिख लेते हैं टेम्परेचर के लिए, थीटा-1 भी लिखा जा सकता था, या के या थीटा लिखा हो तो वो टेम्परेचर के लिए हो गया। तो एम मास के लिए हो गया, एल लेंथ के लिए हो गया, टी टाइम के लिए हो गया, के या थीटा टेम्परेचर के लिए हो गया, और ए करंट के लिए हो गया। ऐसे ही अमाउंट के लिए होता है मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अगर लिखा है तो यहाँ पे मोल हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारी क्वांटिटीज हैं जिनके बारे में डायमेंशंस बनाई जा सकती हैं। ठीक है, अब आते हैं इनके अपन एनालिसिस पे और इसके एप्लीकेशंस पे। पहली बात तो कि जो ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस जो क्वांटिटीज हैं उनको चार कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहली, डायमेंशनल वेरिएबल्स। ठीक है, ऐसे क्वांटिटीज जिनकी डायमेंशन हो, डायमेंशनल मतलब जिनकी डायमेंशन है, और जो वेरिएबल हैं, जो कांस्टेंट नहीं है, ऐसी क्वांटिटीज डायमेंशनल वेरिएबल्स। तो ये लेंथ, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारे इस कैटेगरी में आ जाएंगे।
दूसरी कैटेगरी होती है डायमेंशन लेस वेरिएबल्स, ऐसी क्वांटिटीज जिनके कोई डायमेंशन नहीं है लेकिन उनकी वैल्यू भी कांस्टेंट नहीं है, डायमेंशन लेस। कौन कौन आएगा? स्पेसिफिक ग्रेविटी, मैं इसको आपको थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ, समझ में आ जाएगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल, डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर, ये फॉर्मूला होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी का। ठीक है, अब ऊपर भी डेंसिटी है, यहाँ भी डेंसिटी है, दोनों की डायमेंशन सेम आएंगी। अब डेंसिटी चाहे किसी की भी हो, क्वांटिटी तो डेंसिटी है ना, डेंसिटी बाय डेंसिटी कैंसिल हो जाएंगी, डायमेंशन लेस क्वांटिटी हो जाएगी। सो दिस इज अ डायमेंशन लेस, लेकिन दिस कैन वेरी इन मैग्नीट्यूड, तो यस दिस इज अ डायमेंशन लेस वेरिएबल। ऐसे स्ट्रेन, स्ट्रेन को डिफाइन करते हैं आप चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। तो देखिए फिर से, ऊपर भी लेंथ का डायमेंशन है, नीचे भी लेंथ का डायमेंशन है, फिर से ही कैंसिल हो जाएंगे, तो दिस इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये होता है वेलोसिटी का रेशियो, रेशियो ऑफ वेलोसिटीज। तो रेशियो ऑफ वेलोसिटी से ऊपर भी वेलोसिटी नीचे भी वेलोसिटी, वेलोसिटी वेलोसिटी डायमेंशन कैंसिल हो जाएंगी, फिर से आपके पास एक डायमेंशन लेस वेरिएबल बच जाएगा। तो क्वांटिटीज ऐसी हो सकती हैं जो डायमेंशनल वेरिएबल हो या डायमेंशन लेस वेरिएबल हो, दोनों टाइप की क्वांटिटीज पॉसिबल है। अब आते हैं अपन तीसरे और चौथे पे, विच इज डायमेंशनल कांस्टेंट एंड डायमेंशन लेस कांस्टेंट। ऐसी क्वांटिटीज जो कांस्टेंट है पर जिनकी डायमेंशन भी है, ऐसी क्वांटिटीज हो जाएंगी डायमेंशनल कांस्टेंट। और ऐसी क्वांटिटीज जो कांस्टेंट है लेकिन जिनकी डायमेंशन नहीं है, ऐसी क्वांटिटीज हो जाएंगी डायमेंशन लेस कांस्टेंट। इनके अगर एग्जांपल देखें तो होता है फर्स्ट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मतलब आप एक आगे फॉर्मूला पढ़ेंगे, F इक्वल टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। जब ग्रेविटेशन हमारा पूरा चैप्टर है उसमें बात करेंगे, तो बात करेंगे फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, दो मासेस के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वो लगता है जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। फिर m1 m2 ये तो हो गए मासेस, r इज अ डिस्टेंस, F इज अ फोर्स, ये जो g है ये होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो दिस इज अ कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू, इसकी वैल्यू होती है 6.62 इंटू 10⁻11। इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू, अभी वैल्यू याद नहीं करनी है बट इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू। अब ये कांस्टेंट है लेकिन यहाँ इसके डायमेंशंस भी, डायमेंशंस कैसे हैं? तो g को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे f इंटू आर स्क्वायर बाय m1 m2, ये इसके डायमेंशंस लिखे, ये इसका फॉर्मूला लिखा जा सकता है। अब अगर मैं इसकी डायमेंशन लिखूं तो फोर्स की डायमेंशन होती है mlt-2, लेंथ r इज नथिंग बट डिस्टेंस, डिस्टेंस की होती है लेंथ, r स्क्वायर तो l स्क्वायर हो गया। मास, इसका भी m हो गया, इसका भी m हो गया। इसकी टोटल डायमेंशंस क्या बन गई देखो, ऊपर आया m, नीचे आ रहा है m स्क्वायर, तो ऊपर आ जाएगा m पावर -1। ऊपर देखो l और l स्क्वायर उधर से, तो टोटल l क्यूब हो गया और t पावर -2 हो गया। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ये एक ऐसा कांस्टेंट है जिसकी डायमेंशन भी है और इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, ऐसे क्वांटिटी को बोलेंगे डायमेंशनल कांस्टेंट। और एक चौथी क्वांटिटी आती है डायमेंशन लेस कांस्टेंट, जिसमें उसकी डायमेंशन भी ना हो और उसकी वैल्यू कांस्टेंट हो। तो ऐसे क्या क्या हो सकते हैं? सारे नंबर्स ऐसे कांस्टेंट है, 1 2 3 4 सारे डायमेंशन लेस हैं लेकिन फिक्स है, 1 is 1 2 is 2 कांस्टेंट है वो। ऐसे और भी नंबर्स हो सकते हैं, यूलर्स नंबर, ई जिसको बोलते हो, ई या पाई, ऐसे सारे नंबर्स आर डायमेंशनल लेस कांस्टेंट्स। ठीक है, तो ये आ गया आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज। अब इन क्वांटिटीज को मिला के एक प्रिंसिपल बनता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। होमोजेनिटी मतलब एक जैसा होना, होमोजीनियस होना, एक जैसा, थ्रू आउट एक जैसा होना, इसको बोलते हैं होमोजीनियस होना या होमोजेनिटी। ठीक है, थ्रू आउट एक जैसा हो जाना। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस क्या कहता है? प्रिंसिपल्स, द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन स्टेट्स दैट dimensions of all the terms in a physical expression should be the same. Dimensions of all the terms in a physical expression should be the same. जैसे आप ये पढ़ते आए बचपन से, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पे तीन टर्म्स हैं, दिस टर्म एंड दिस टर्म। इन तीनों टर्म्स की डायमेंशंस इक्वल होनी चाहिए, तभी आप इनके बीच में प्लस या माइनस का साइन लगा पाएंगे।
मतलब आप ऐड या सब्ट्रैक्ट उन्हीं क्वांटिटीज को कर पाएंगे जिनकी डायमेंशन सेम हो। ये बात यहाँ पे लिखी गई है। अब सबकी डायमेंशन देखो, दिस इज वेलोसिटी का स्क्वायर, सो एल टी माइनस वन इज वेलोसिटी, इसका स्क्वायर एल टी माइनस वन का स्क्वायर। और यहाँ से देखें तो टू तो डायमेंशन लेस है, एक्सेलरेशन इज एल टी माइनस टू, और डिस्प्लेसमेंट एस इज डिस्प्लेसमेंट विच इज अ लेंथ। देखो ध्यान से, तो एल टू माइनस टू, एल टू टी माइनस टू, एल टू टी माइनस टू, तीनों के जब डायमेंशन सेम है तभी आप इनके बीच में ये प्लस इक्वल या माइनस का साइन लगा पाएंगे। ये बात कहता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, जो कई बार काम आता है किसी एक्सप्रेशन की वैलिडिटी चेक करने के लिए। मतलब मान लीजिए आपके सामने किसी ने ऐसा एक्सप्रेशन दे दिया कि एस इक्वल टू यू टी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर, अगर एक ऐसा एक्सप्रेशन दे दिया, ठीक है, इस एक्सप्रेशन में क्या है, दिस u इज वेलोसिटी, a is acceleration and t is time, s is displacement। तो आपको चेक करना है कि क्या ऐसा कोई रिलेशन कभी बन भी सकता है, क्या ये पॉसिबल है। तो कैसे चेक करेंगे, चेक करने का तरीका है डायमेंशन एनालिसिस। हम क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट मतलब s का होना चाहिए l लेंथ, u की बात करें वेलोसिटी है एल टी माइनस वन इंटू टाइम का स्क्वायर टी स्क्वायर। ध्यान से देखो तो यहीं पे आपको समझ में आ जाएगा कि ये एल टी बन रहा है, टी माइनस वन इंटू टी स्क्वायर, टी बचेगा, ये बन गया एल टी। इधर क्या आ रहा था एल। ये फॉर्मूला पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ये डायमेंशनल को सेटिस्फाई ही नहीं कर पा रहा। सो दिस रिलेशन इज नॉट पॉसिबल। तो ये कई बार यूज किया जाता है, दिस डायमेंशनल एनालिसिस इज यूज्ड टू चेक द वैलिडिटी ऑफ इक्वेशन। कैसे करेंगे, तो जितने भी टर्म्स उसमें हैं उन सारी टर्म्स की डायमेंशन सेम आनी चाहिए। टर्म्स होना मतलब प्लस माइनस के आसपास जो जो भी टर्म्स होती हैं वो पूरी पूरी, ये अपने को देखना होगा, ठीक है। तब इन पे बेस्ड कुछ एप्लीकेशंस हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं, उसकी बात कर लेते हैं। इसके मेजर तीन एप्लीकेशंस आपको यहाँ पे दे रखे हैं। देखिए पहला एप्लीकेशन क्या है, कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अदर। कैसे यूज करेंगे बता देता हूँ। जैसे आपको बोला गया कि एसआई सिस्टम से सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट कीजिए। सिस्टम ऑफ यूनिट्स याद है ना, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस, वो सारी। ये आपको बोला गया कि चलिए एमकेएस से सीजीएस में ट्रांसफर कीजिए किसी यूनिट को, तो उसके लिए ये काम आएगा। दूसरी बात, चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ अ गिवन फिजिकल इक्वेशन, जैसा अभी हमने देखा कि वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं इक्वेशन, वो चेक करना। और तीसरी बात, एस्टेब्लिश रिलेशन अमंग वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका एस्पेक्ट है जो प्रैक्टिकली काम आता है। जैसे मान लीजिए जब फिजिक्स की बात कर रहे थे, जब फिजिक्स के बारे में साइंटिस्ट बात कर रहे थे तो उन्होंने क्या किया होगा। मान लीजिए एक पेंडुलम की हम बात करें, ठीक है। पेंडुलम कल हमने बात करी थी, एक स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के नीचे एक मास है, वो लगातार इस तरीके से घूमता रहेगा, ऑसिलेट करता रहेगा। अगर उसकी टाइम पीरियड की बात करें तो उस टाइम पीरियड का फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ होगा। तो उन्होंने ये देखा होगा कि भैया ये जो टाइम पीरियड है ये किस किस बातों पे डिपेंड कर रहा है। क्या ये इसके मास पे डिपेंड कर रहा है कि जो पेंडुलम का मास है वो कितना है, क्या ये स्ट्रिंग की लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, क्या यहाँ पे ग्रेविटी कितनी है उस बात पे डिपेंड कर रहा है। तो उन्होंने कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे लगातार, कुछ वेरिएशन कर करके। जब एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे तो पाया होगा कि अच्छा किसी बात पे डिपेंड कर रहा है, किसी बात पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो लेट्स से उन्होंने पाया कि लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, ग्रेविटेशन पे डिपेंड कर रहा है और मास पे डिपेंड कर रहा है। तो अब कैसे देखें कि इसका रिलेशन क्या आएगा, फॉर्मूला क्या आएगा कि भाई लेंथ इनटू ग्रेविटी जी करना है या लेंथ बाई जी करना है या किसी की कोई पावर बन रही है, ये सब कैसे आएगा। तो ये जो रिलेशन एस्टेब्लिश करना है अमंग द वेरिएबल्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका एस्पेक्ट है डायमेंशनल एनालिसिस का। तो हम उसको भी करके देखेंगे कि कैसे ये किया जा सकता है। तो ऐसे तीन इसके एप्लीकेशंस हैं जिसके बारे में अपने को बात करनी है, ठीक है। तो ठीक है, अभी थोड़ा सा टाइम है। पहला जो इसका एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन क्या है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स में चेंज करना, वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम में किसी क्वांटिटी को चेंज करना, ठीक है। तो इसका बड़ा आसान सा तरीका है, किसी भी क्वांटिटी को कैसे लिखा जा सकता है। जैसे आप लिखेंगे 2 kg, तो आपने क्या लिखा, इसकी न्यूमेरिकल नंबर लिखा, 2 इज द मैग्नीट्यूड या नंबर, ये लिखा, और फिर आपने उसकी यूनिट लिखी आगे, ठीक है। यही किया आपने, 2 kg आपने लिखा तो क्या किया, बेसिकली नंबर लिखा और उसकी यूनिट लिखी। अब अगर इसे आप किसी और
सिस्टम में चेंज करना चाहते हैं, किसी और यूनिट में चेंज करना चाहते हैं, तो बेसिकली आप क्या कर सकते हैं, n1u1 इज इक्वल टू n2u2। इसका क्या मतलब हुआ? तो मैं सीधा सीधा आपको आंसर बता दूं, जैसे कुछ कुछ चीजें आपको पता ही है। आप बोलेंगे 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर्स। तो ये क्या हुआ? ये हुआ n1u1 इक्वल टू n2u2। ये बात यहाँ पे लिखी गई है कि एक सिस्टम में जो इसकी क्वांटिटी है इंटू यूनिट इक्वल टू दूसरे सिस्टम की क्वांटिटी इंटू यूनिट, जो उसका मैग्नीट्यूड आप यहाँ लिख रहे हैं उस तरीके से लिखा जा सकता है। तो अब कोई भी क्वांटिटी हो उसके लिए हमें डायमेंशनल फॉर्मूला पता है और हम डायमेंशन को चेंज करना जानते हैं। तो इसके देखते हैं कैसे करेंगे। कंसिडर फिजिकल क्वांटिटी विच इज डायमेंशन a in mass मतलब m power a, b in length l power b and c in time t power c. a b c are dimensions and this is a dimensional formula. ठीक है। If the fundamental units in one system are m1 l1 and t1 and the other systems are m2 l2 and t2 respectively, then we can write n1 into m1 power a l1 power b t1 power c equal to n2 m2 power a l2 power b t2 power c। और इस तरीके से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत ज्यादा अपने को फॉर्मूलाज में नहीं जाना है, अपन इसको सीधा एग्जाम्पल से समझते हैं, वो ज्यादा आसान रहेगा। एग्जाम्पल क्या है? एक हल्का एग्जाम्पल लेते हैं सबसे पहले, इससे पहले अपन उसके बाद इस पे चलते हैं। एग्जाम्पल आपको क्या पूछ रहा है, देखिए कि बताइए 20 न्यूटन जो फोर्स है उसको सीजीएस सिस्टम में कितना लिखा जाएगा। सीजीएस सिस्टम में ये फोर्स कितना लिखा जाएगा, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है। अब न्यूटन जो है वो ऐसा ही यूनिट वाली बात करता है, सीजीएस सिस्टम में कितना लिखना है ये पूछा गया। अच्छा एक काम करते हैं, आपका मीटिंग जो है वो लास्ट मिनट में चल रही है, तो फिर से ज्वाइन करते हैं इसको एक बार, फिर क्वेश्चंस अपन आगे कैरी करते हैं। चलिए एक बार लेफ्ट करके फिर से ज्वाइन करते हैं।